29 मार्च 1989 टोक्यो पुलिस एक 19 साल लड़की के किडनैप के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस 4 लड़कों को अरेस्ट करती है। हैरानकुन बात यह थी कि वो खुद कन्फेस करते हैं कि उन्होंने एक लड़की को किडनैप किया और उसके साथ किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उनका बयान पुलिस के पास मौजूद केस से मैच ही नहीं कर रहा था। पुलिस को लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर चारों से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन रिजल्ट सेम था कि चारों के स्टेटमेंट्स एक जैसे थे। इसका साफ मतलब ये था कि वो लड़के सच तो बोल रहे हैं, लेकिन किसी और ही केस के बारे में। और यही वो लम्हा था जहां एक ऐसा राज खुला जिसे इंसानी तारीख के सबसे ब्रूटल क्राइम्स में शुमार किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उन लड़कों ने एक 17 साल लड़की को कत्ल करके उसकी डेड बॉडी को एक 55 लीटर के ड्रम में डालकर कंक्रीट से भर दिया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो वाकई एक ड्रम से उनको एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी की हालत ऐसी थी कि आइडेंटिफिकेशन मुश्किल थी। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उस लड़की की मौत किसी एक जख्म से नहीं बल्कि शदीद ट्रॉमा की वजह से हुई है। ये कोई आम कत्ल नहीं था, बल्कि 44 दिनों तक चलने वाली जुल्म की एक ऐसी कहानी थी जहां इंसानियत अपनी आखिरी हद से भी नीचे गिर चुकी थी। इस केस को नाम दिया गया कंक्रीट इनकेस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस, और इस लड़की का नाम था जुंको फुरुता। कौन थी ये जुंको फुरुता और ये सब क्यों हुआ उसके साथ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जुंको की बर्थ 18 जनवरी 1971 को जापान के शहर मिसातो में हुई। वो यहीं अपनी पेरेंट्स और 2 भाइयों के साथ रहती थी। जुंको यहाँ के याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। उसके साथ साथ जुंको एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब करती थी ताकि वो अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे जमा कर सके। जुंको एक खूबसूरत और ब्राइट स्टूडेंट थी। इसके साथ साथ ना तो वो ड्रिंक करती थी और ना ही टिपिकल पार्टी गर्ल थी। हालांकि जापान के हाई स्कूल में उस वक्त ये आम बात थी। इस सब की वजह से वो टीचर्स और क्लास फेलोज सब के लिए अट्रैक्टिव थी। जुनको अपनी क्लास के लड़कों के लिए एक ड्रीम गर्ल से कम नहीं थी। इसी स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप था जिन्होंने स्कूल तो ड्रॉप कर दिया था, लेकिन वो स्कूल सिर्फ इसलिए आते थे ताकि बाकी स्टूडेंट्स को बुली कर सकें। असल में इन लड़कों का लिंक वहाँ के एक क्रिमिनल गैंग याकुजा से था। याकुजा के साथ लिंक्स की वजह से इन लड़कों से वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और आसपास के लोग डरते थे। इस ग्रुप में 18 इयर्स ओल्ड हिरोशी मियानो, 17 इयर्स ओल्ड जो ओगुरा, 16 इयर्स ओल्ड शिंजी मिनाटो और 17 इयर्स ओल्ड यासुशी वाटनाबे नाम के लड़के थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसी गैंग में से 18 इयर्स ओल्ड हिरोशी मियानो को जुंको पर क्रश होता है और वो जुंको को प्रपोज कर देता है, लेकिन जुंको उसे रिजेक्ट कर देती है। जुंको के रिजेक्शन पर हिरोशी मियानो को बहुत गुस्सा आता है और वो दिल ही दिल में बदला लेने का सोचता है। 29 नवंबर 1988 को जब जुंको अपनी पार्ट टाइम जॉब से साइकिल पर घर आ रही होती है तो हिरोशी मियानो उसे देख लेता है। मियानो अपने साथी शिंजी मिनाटो से कहता है कि तुम जाकर उसकी साइकिल गिरा दो, उसके बाद मैं उसकी हेल्प करने आऊँगा और फिर हेल्प करने के बहाने उससे बातचीत कर लूँगा। शिंजी मिनाटो जाकर उसकी साइकिल को टांग मारकर गिरा देता है। फिर हिरोशी मियानो उसके पास जाकर उसे हेल्प ऑफर करता है। मियानो क्योंकि जुंको के स्कूल में पढ़ता था इसीलिए वो उस पर यकीन कर लेती है। मियानो उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर छोड़ने के बहाने वो जुंको को एक अडाची के होटल में ले जाता है। होटल में जाकर वो जुंको को धमकी देता है कि वो अगर उसके ऑर्डर नहीं मानेगी या भागने की कोशिश करेगी या किसी को बताएगी तो वो अपने गैंग से कहकर उसकी फैमिली को मरवा देगा। इस बात से डर कर जुंको खामोश हो जाती है। इस रात हिरोशी मियानो जुंको के साथ कई दफ़ा करता है। जब हिरोशी मियानो का दिल भर जाता है तो वो शिंजी मिनाटो और बाकी 2 दोस्तों को भी बुला लेता है और ये सब ऑफर करता है और वो सब भी यही करते हैं। इसके बाद वो उसे छोड़ने वाले थे, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने जुंको को छोड़ दिया तो वो कहीं जाकर पुलिस को ना बता दे। इसलिए वो फैसला करते हैं कि जुंको को कैद में रखा जाए और बार बार ज्यादती का निशाना बनाया जाए। इसके बाद वो उसे शिंजी मिनाटो के घर ले जाते हैं और शिंजी के पेरेंट्स से कहते हैं कि जुंको उसकी गर्लफ्रेंड है। शिंजी के पेरेंट्स जानते थे कि जुंको उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते क्योंकि वो खुद भी शिंजी के याकुजा जैसे गैंग्स के साथ लिंक्स की वजह से डरे हुए थे। इसलिए शिंजी जो भी करता था वो चुपचाप उसे देखते रहते थे और कुछ नहीं कहते थे।
जुंको के किडनैप से लेकर उसकी डेथ तक जो उसके साथ हुआ, कम से कम मैंने ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी क्रूएलिटी नहीं देखी। शिंजी मिनाटो के घर पर उन्होंने जुंको को सेकंड फ्लोर पर रखा हुआ था। शुरू के कुछ दिनों में उन्होंने जुंको को सिर्फ अपनी फिजिकल डिजायर्स पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया। जब उनका दिल भर जाता तो वो अपने दूर के दोस्तों को भी बुलाते। रिपोर्ट्स में आता है कि ये लोग 100 से ज्यादा थे और वो उसके साथ सब करते जिसे सुनकर इंसान कांप जाए। 27 नवंबर 1988 यानी किडनैप होने के सिर्फ 3 दिन बाद जंकू के पेरेंट्स जंकू के मिसिंग होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाते हैं, लेकिन किसी तरह मियानो और उसके गैंग को पता चल जाता है तो वो जुंको को फोर्स करते हैं कि वो अपने घर फोन करके कहे कि वो अपनी मर्जी से किसी और लड़के के साथ भागकर आई है और उसके साथ खुश है, इसीलिए उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। इस कॉल की वजह से जुंको के पेरेंट्स ने जो पुलिस रिपोर्ट लिखवाई थी वो उसे विदड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद वो जुंको को टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, जैसे कि उसके फेस पर गर्म वैक्स गिराना, उसे दिसंबर की सख्त सर्दी की रातों में नेकेड रख कर बालकनी में खड़ा कर देना। इसके अलावा वो सब कुछ जो मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन आप विजुअल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब जुंको की बॉडी पुलिस को मिली थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ पता चलता था कि उसकी बॉडी के अंदर प्लास्टिक, मेटल और ग्लास के पीसेस अटके हुए मिले हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लड़के जुंको को किस हद तक और कैसे टॉर्चर कर रहे थे। एक दफ़ा जुंको वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह पकड़ी जाती है। इस भागने की कोशिश की सज़ा के तौर पर वो डंबल्स को ऊपर से उसके घुटनों पर गिराते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा टॉर्चर था। इन डंबल्स के हैवी वेट की वजह से उसके पाँव टूट जाते हैं। अब जुंको चलने फिरने के काबिल भी नहीं रही थी। जुंको इस सारे टॉर्चर से थक चुकी थी और वो अब खुद भी उनसे कहने लगी थी कि उसे मार दिया जाए। लाइटर से उसकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से जलाना, उसकी बॉडी के ऊपर वैक्स गिराना, कौन सा ऐसा जुल्म था जो उन्होंने उसके ऊपर नहीं किया था। क्योंकि जुंको को खाना बहुत कम दिया जाता था, इसी वजह से उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया था और उसकी बॉडी की शक्ल बिल्कुल बिगड़ गई थी। अब जुंको उनको बहुत बुरी लगने लगी थी। जुंको अब देखने में बहुत कमज़ोर और पूरी बॉडी पर ब्लड के निशानात, लेकिन वो जुंको को अब भी छोड़ने वाले नहीं थे। ये सब इमेजिन करके ही डर लगने लगता है कि जब इंसान इंसानियत से गिर जाता है तो वो क्या बन जाता है। 4 जनवरी 1989 मियानो अपने सारे पैसे गैम्बलिंग में हार जाता है। इस हार का गुस्सा वो जुंको पर निकालता है और वो सब मिलकर जुंको को इतना मारते हैं कि इस सब के नतीजे में उसकी डेथ हो जाती है। 5 जनवरी दिन 10 बजे जुंको की डेथ हो जाती है। ये चारों लड़के अपने क्राइम को छुपाने के लिए जुंको की बॉडी को एक 55 लीटर गैलन में डालकर उसे कंक्रीट से फिल कर देते हैं। कंक्रीट से फिल करने के बाद वो इस ड्रम को वकासो नाम की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर देते हैं। इस मर्डर का किसी को पता भी ना चलता अगर पुलिस किसी और केस में 29 मार्च 1989 को इन्वेस्टिगेशन ना कर रही होती। वीडियो के शुरू में बताई गई उन लड़कों की कन्फेशन के बाद हिरोशी मियानो को 20 साल, जो ओगुरा को 10 साल, शिंजी मिनाटो को 9 साल और यासुशी वाटानाबे को 7 साल की सज़ा मिलती है। सिर्फ इन लड़कों को सज़ा नहीं मिलती, बल्कि इनके पेरेंट्स यानी हिरोशी मियानो के पेरेंट्स को जुंको फ्रूटा के पेरेंट्स को $8 लाख जुर्माने के तौर पर अदा करने पड़ते हैं। अब आपके दिल में सवाल होगा कि ये स्टोरी इस डिटेल से कैसे सामने आई। जब पुलिस को जुंको की बॉडी मिली तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने हिरोशी मियानो को बताया कि शिंजी मिनाटो पहले ही सब डिटेल बता चुका है, लेकिन वो फिर भी मियानो से डिटेल लेना चाहते हैं। तो मियानो ने यह समझते हुए एक एक डिटेल पुलिस को बता दी। इस तरह ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉर्चर केस क्लोज होता है। ये स्टोरी हमें बताती है कि इंसान जब इंसानियत से गिरता है तो जानवर भी उसके जुल्म से पनाह मांगते हैं।